Hello guys, we are starting with the PT365 session 2. So today's first topic is national monetization pipeline. हाँ, तो अभी गवर्नमेंट ने ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जो भी ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है हमारे, उनको मोनेटाइज किया जाएगा। तो ब्राउन फील्ड होते हैं, ग्रीन फील्ड होते हैं। ब्राउन फील्ड में मतलब कि वो पहले से ही बने बनाए हैं, तो उन्हीं को मतलब मोनेटाइज कर देंगे। और ग्रीन फील्ड में नए मतलब शुरू से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है एसेट मोनेटाइजेशन कि हम जो भी एसेट्स हमारे पास पड़े हैं बेकार में, उनको कुछ इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, मतलब उससे पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो ये जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एसेट मोनेटाइजेशन है जो, इट इज अ गवर्नमेंट्स नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज का पार्ट है, गवर्नमेंट के नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द प्राइवेट सेक्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू सर्व थ्री क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है कि एक तो जो भी अनलॉक वैल्यू फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पड़ा है उसके अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। और जो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसीज है वो आएंगी उसके अंदर। और क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, तो न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हो सकता है हमारा बाय अनलॉकिंग ऑफ इथरथो अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स। तो अभी तक जो एसेट्स यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे थे हम, उनको यूज करके और पैसा कमाएंगे, तो वो वाला है। तो देख लो इसमें ये जो चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मोनेटाइजेशन साइकिल के सॉरी।
तो ये है, ये एग्जिस्टिंग साइकिल है कि एक एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एक एसेट होगा, फिर वो मोनेटाइज कर देंगे, उससे जो पैसा आएगा फिर दोबारा से एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, फिर उसे दोबारा से मोनेटाइज कर देंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये चीज याद रखना कि ये सिर्फ ब्राउन फील्ड एसेट्स के लिए है और एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे, फिर उससे जो भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट री इन्वेस्ट करेगी इन प्रोजेक्ट्स लाइक सोशल सेक्टर और अदर कंपीटिंग पब्लिक प्रायोरिटीज, जो भी पब्लिक के वेलफेयर में होंगी। ठीक है, तो की सेक्टर्स क्या क्या है? ठीक है, फिर इसमें की सेक्टर्स क्या क्या है कि 5 सेक्टर्स है टॉप के। वो 5 सेक्टर्स में देख लो, वो 83% वेटेज है उनकी इसमें। एक फर्स्ट सेक्टर याद रखना, रोड्स, फिर रेलवेज, फिर पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस और फिर टेलीकॉम। तो ये पांचों सेक्टर पता होने चाहिए लाइन वाइज ऐसे। फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ना 3 पिलर्स है। वन ऑफ द सॉरी हाँ, monetization of assets was identified one of the 3 pillars for enhanced and sustainable infrastructure financing। तो नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसको प्लान किया गया है, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन जो लॉन्च हुई थी हमारी 2019 में। ठीक है, और तो monetization through disinvestment and monetization of non-core assets have not been included in the national monetization pipeline। तो कोर और नॉन कोर एसेट्स देख लो। कोर एसेट्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि कुछ ना कुछ सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं पब्लिक को, ठीक है, वो आएंगे कोर एसेट्स में। और उसके अलावा जो भी एसेट्स होंगे लाइक लैंड पार्सल्स, बिल्डिंग्स, जो मतलब कोई यूज नहीं होते हैं, वो आएंगे नॉन कोर एसेट्स में। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी याद रखना इसमें। फिर है टोटल इंडिकेटिव वैल्यू क्या है इसकी, 6 लाख करोड़ है और इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 5.4% ऑफ द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सब है। और फ्रेमवर्क क्या है मोनेटाइजेशन का? कोर एसेट मोनेटाइजेशन की 3 जो पैरामीटर्स है कि एक तो मोनेटाइजेशन ऑफ राइट्स होगा, नॉट ओनरशिप, मतलब गवर्नमेंट इन्हें बेच नहीं रही है, तो इन्हें सिर्फ ओनरशिप दे रही है। ठीक है, और दूसरा है कि जो ब्राउन फील्ड में डी रिस्क एसेट्स होंगे विद स्टेबल रेवेन्यू जनरेशन प्रोफाइल ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, तो सिर्फ वही दिए जाएंगे। तीसरा है कि स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप्स होंगी अंडर डिफाइंड कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क्स एंड ट्रांसपेरेंट कंपिटिटिव बिडिंग, तो बिडिंग के थ्रू ये दिए जाएंगे प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और ठीक है, और फिर इसमें है, हाँ, तो यही इसके मॉडल्स है। तो एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल 2 टाइप के हो सकते हैं, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग। तो डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर आता है ब्राउन फील्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इसके अंदर ये 3 टाइप्स है, जैसे ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ट्रांसफर, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर और ऑपरेट, मेंटेन, डेवलप। तो जो ये OMT है, टोल ऑपरेटर को ट्रांसफर कर देंगे रोड्स को। तो ऑपरेट किया, मेंटेन किया, फिर ट्रांसफर कर देंगे। तो रोड्स के केसेस में ये है, ये यूज होगा। और डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर, ये यूज होगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव लाइक मतलब रेलवेज के केसेस में। ठीक है, और तीसरा है ऑपरेट, मेंटेन एंड डेवलप, ये होगा यूज इंडिया के अंदर, अभी इंडिया ने अडॉप्ट किया ये फॉर एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज याद रखना, रोड, रेलवेज और एयरपोर्ट्स के लिए 3 अलग अलग है। फिर लॉन्ग टर्म लीज के लिए देंगे हम जो कुछ, उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इनविट और ये रीट, तो ये दोनों तो पता होने चाहिए कि पहले तो ये आया था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अभी उसका थोड़ा एडवांस वर्जन, सॉरी, पहले ये आया था रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिर उसके बाद ये उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें सिर्फ रियल एस्टेट की जो चीजें थी वो उसके लिए ये ट्रस्ट था, लेकिन अभी ये बाकी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए भी है। तो ये दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। फिर आता है लैंड बैंक्स। तो लैंड बैंक्स अभी
जो दीपम है हमारा, उसने फाइनलाइज किया स्ट्रक्चर ऑफ लैंड बैंक कंपनी विद टास्क ऑफ सेलिंग लैंड पार्सल्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड, तो जो भी गवर्नमेंट के पास कंपनी के पास है तो उसको एक लैंड बैंक कंपनी में डाल देंगे ताकि उसको भी लीज वगैरह पे दे सके वो या बेच सके। तो जो ये दीपम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है दीपम। हाँ, तो क्या होता है लैंड बैंक? लैंड बैंक एक गवर्नमेंट एंटिटी है या नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है जो कि मैनेज करेगी, डिस्पोज करेगी वैकेंट प्रॉपर्टीज को, वैकेंट लैंड्स को और टैक्स डेलिकेंट प्रॉपर्टीज को टू एंश्योर मोर प्रोडक्टिविटी यूज ऑफ वैकेंट लैंड। तो जो भी वैकेंट लैंड है उनका अच्छे से यूज करने के लिए तो वो ऐसा एक टाइप का लैंड बैंक बना रहे हैं। तो 1990s में स्टार्ट हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बाय 2017 मोस्ट इंडियन स्टेट्स आइदर ऑलरेडी हैड साइजेबल लैंड बैंक्स और वर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग देम। ठीक है, तो नीति आयोग की एक स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया आती है एट द रेट 75, तो उन्होंने एक नया सिस्टम सजेस्ट किया इसके लिए। तो ये GIS, Geographic Information System based maps at all levels to create pre-approved land banks for manufacturing facilities। तो नीति आयोग ने भी इसे सजेस्ट किया। तो क्या क्या अभी तक हमने स्टेप्स लिए? एक तो 2020 में ये नेशनल GIS एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया गया था बाय IIS, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विद GIS सिस्टम। तो 6 स्टेट्स में किया गया था फर्स्ट उसमें। फिर ये कि अभी हमारे पास इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। तो इस पोर्टल के अंदर है इतने एरियाज को कवर किया है इसने, इतने इंडस्ट्रियल एरियाज को, और इतने हेक्टेयर लैंड है अक्रॉस 31 स्टेट्स। तो इसमें जाके कोई भी अगर कंपनी है तो वो यहाँ से लैंड को लीज पे या खरीद सकती है। ठीक है, तो ऐसा है। फिर है इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन लैंड फॉर तो जो भी लैंड होंगे, जितने भी लैंड है और जहाँ जहाँ पे है उनकी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल होगी, उनकी मैपिंग होगी अच्छे से। और these are linked to state GIS portals or state land banks, और information about the existing external and internal infrastructure such as road, railway connectivity। तो जो लैंड है उस तक रेल और रोड कनेक्टिविटी कैसी है वो सब भी लिखा होगा वहां पर। तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके कि एक तो लैंड की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास जो है वो वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया है और 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। तो हम अपने लैंड को ऐसे तो वेस्ट कर नहीं सकते, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये बनाया गया। फिर है दूसरा, एड्रेसिंग इनऑर्डिनेट डिले इन डिस्पोजिंग गवर्नमेंट लैंड। तो गवर्नमेंट लैंड्स के वैसे ही थोड़े इश्यूज होते हैं क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स कम होते हैं, डाटाबेस वगैरह, और इलीगल एंक्रोचमेंट कर लेता कोई, तो उसको सबको खत्म करने के लिए ये सिस्टम लाया गया। फिर बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और बूस्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। ठीक है, और अदर बेनिफिट्स क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी लैंड मार्केट ट्रांजैक्शन की, और जुडिशरी पे भी बर्डन कम आएगा। तो जो भी लैंड के केसेस आते हैं वो सब थोड़े कम हो जाएंगे। तो एक ये एक्ट आया था 2013 में, ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013। तो ये जो लार एक्ट है इसने रिप्लेस किया था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को। तो क्या प्रोवाइड करता है? एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी टू मैप एस्टिमेट कॉस्ट एंड बेनिफिट टू द पीपल अफेक्टेड थ्रू लैंड एक्विजिशन। तो इस एक्ट में ऐसा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है एक टाइप का कि जिससे जो भी पीपल अफेक्ट होते हैं लैंड एक्विजिशन से उनका एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकाला जाए। और social impact assessment is mandatory for all projects except in cases of urgency or for irrigation projects। तो ये वाली चीज याद रखना कि ये एक्सेप्शन क्या है इसकी, वो उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। वेयर एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, वो हमें बताइए कि वो EI EP एक्ट के अंडर आता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट मेंशन नहीं है।
तो ये तो होगा ही होगा हर एक केस में। तो ये है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी डन बाय, क्यों की जाती है? To reduce the fiscal burden on the exchequer, improving public finances when government wants to move out of non-essential services। तो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या है? टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और टू एनकरेज ओनरशिप बाय डोमेन एक्सपर्ट। जैसे कि सेल हमने एयर इंडिया को टाटा को कर दिया, क्योंकि टाटा ने पहले भी मतलब एयरलाइंस चलाता है या अभी भी चलाता है, तो उनका ज़्यादा एक्सपर्टीज है इसमें। फिर टू इंड्यूस कंपटीशन। और क्या क्या हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट से? एक तो फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होगा, बेटर मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड investor sentiments and increased investments, less government and more governance टाइप की चीज हो जाएगी। और एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स इंप्रूव होगी, और ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। तो ये सारी चीजें हो रही होंगी। अच्छा, एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो क्या डिफरेंस है इनमें? स्ट्रैटेजिक में 51% शेयर रहते हैं। हाँ, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसमें तो क्या है कि हम गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स नहीं देगी, मतलब मेजोरिटी अपने पास रखेगी, और जो मैनेजमेंट कंट्रोल होगा वो भी गवर्नमेंट के पास ही होगा। और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में मतलब वो मेजोरिटी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। और जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए बॉडी कौन सी होती है? ये दीपम ही होती है। यही डिसाइड करती है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को, मतलब कौन से वाले जो सेंट्रल वो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वो कौन से वाले डिसइन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए, विद नीति आयोग। और फिर अप्रूव कौन करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो फिर फाइनलाइज वो कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, तो इसके अंदर पहला टॉपिक है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अभी नीति आयोग ने रिलीज किया है इंडिया का पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इन कोलैबोरेशन विद UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ये एंड OPHI। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में देखो, हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, और UNDP वर्क्स टू एंड द इनजस्टिस ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन तीनों के लिए वर्क करता है वो, और इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग कंट्रीज टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो क्या क्या हेल्प करता है कंट्रीज की? एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग में, और क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस में। और ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या है? एक, हाँ, तो इट एम्स टू बिल्ड एंड एडवांस अ मोर सिस्टमैटिक एंड मेथोडोलॉजिकल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ग्राउंडेड इन पीपल्स एक्सपीरियंस एंड वैल्यूज। तो बस एक इनिशिएटिव है जो कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए है। ठीक है, और OPHI वर्क इज ग्राउंडेड इन अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच। तो जो अमर्त्य सेन है हमारे इकोनॉमिस्ट, उनकी भी एक कैपेबिलिटी अप्रोच है, वो भी इसके OPHI यूज करता है। वो मतलब अमर्त्य सेन ने भी उसको मेंशन किया हुआ है।
फिर जो पॉवर्टी है, इट कैन बी कॉज्ड बाय लो सेविंग्स, अगर है हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ से, रीजनली इनइक्वालिटीज है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स रीजन हो सकते हैं, हाई लिटरेसी, कास्टिज्म, वल्नरेबल ग्रुप्स, ये रीजन हो सकता है। ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है हम, और हाउ हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो अगर हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इट कैन लीड टू पॉवर्टी, कैन लीड टू लो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम, फूड इनसिक्योरिटी, लो लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ इश्यूज और पुअर एकेडमिक अचीवमेंट्स। तो ये सारे रीजंस है, क्या कॉज करते हैं और क्या इफेक्ट हो सकता है उसका। तो एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो कि डेवलप किया था यूएनडीपी और ओपीएचआई ने एज अ पॉवर्टी एस्टिमेशन, यूज्ड टू बी यूज्ड इन यूएनडीपी's फ्लैगशिप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यूएनडीपी की एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, उसमें भी इसके एस्टिमेट्स यूज होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के। तो देख लेते क्या क्या डायमेंशन है। एक तो 3 मैक्रो डायमेंशन है इसके, एक तो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, बाकी 10 इंडिकेटर्स भी है ये छोटे छोटे इनके अंदर ही। तो 0 से और 1 तक इसकी वैल्यू होती है, जो रेंज होती है 0 से 1 तक की देते ही। और क्या है, हाँ, if a person is deprived in a third or more of 10 weighted indicators, the global MPI identifies them as poor। तो अगर 3 या उससे ज्यादा में वो थोड़ा लो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको MPI पुअर दे देते हैं वो। तो ये देख लो कि 3 इंडिकेटर्स, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसके अंदर ये 10 इंडिकेटर्स है। जैसे हेल्थ में तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, और ईयर ऑफ स्कूलिंग है, एजुकेशन में और स्कूल अटेंडेंस है, और फिर इसमें कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। तो ये सब है, और ये इनकी वेटेज है दे रखी है जो साइड में। फिर इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पॉवर्टी हेड काउंट बाय द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो अभी एक ग्लोबल जो एमपीआई आया था 2021 में, उसने बताया है कि ये जो डिस्पैरिटीज है हमारे में, एथनिसिटी, कास्ट, 109 कंट्रीज विद एमपीआई वैल्यू ऑफ 0.123। तो हमारे उन्होंने बोला है कि 27.9% जो पॉपुलेशन है हमारी वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ठीक है, तो ये वाली चीज तो स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबल एमपीआई इज डिसएग्रीगेटेड बाय एथनिसिटी और रेस। ठीक है, बाय कास्ट फॉर इंडिया, तो कास्ट इंडिया के लिए था और एथनिसिटी और रेस 40 कंट्रीज के लिए यूज हुआ है, और जेंडर 108 कंट्रीज के लिए यूज हुआ है। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है विद एमपीआई? इंडिया 2000, हाँ, टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है एमपीआई में? एक तो इंडिया है, फॉलोड बाय नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन्होंने 2015-16 के बेसिस पे ये निकाला है। ठीक है, तो ये देख लो कितने सारे, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा पुअर पीपल है। फिर आता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये नीति आयोग ने निकाला, ये वाली चीज याद रखना। और जो ये जो पार्ट है ना, ये इसका पार्ट है गिर्ग इनिशिएटिव का, ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। तो नीति आयोग भी इसका पार्ट है, तो उन्होंने इस टाइप से एक इंडेक्स निकाला है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। तो मेजर डिफरेंस क्या है ग्लोबल एमपीआई में और हमारा जो भी नीति आयोग ने निकाला है, कि इन्होंने 2 एडिशनल फैक्टर्स ऐड किए हैं इसके अंदर। एक तो है एंटीनेटल केयर, और एक है बैंक अकाउंट अंडर हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एक तो हेल्थ के अंदर डाला इन्होंने, जैसे कि हेल्थ के अंदर एंटीनेटल केयर डाल दिया, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बैंक अकाउंट डाल दिया। तो 2 ये एक्स्ट्रा चीजें हैं हमारे में। तो ये वाली चीज याद रखना कि उनके में 10 है, हमारे में 12 है। फिर ये किसके बेसिस पे निकाला गया? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 वाला। तो अभी एक लेटेस्ट भी आया था थोड़े दिन पहले। तो ये देख लो कि 12 इंडिकेटर्स है हमारे। तो उनके में, हमारे पहले वाले में 10 थे, जो ग्लोबल आता है ना उसमें 10 थे, इंडिया वाले में 12 है। तो इसके बेसिस पे ये जो है सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए निकाला जाता है,
तो इसमें जो है रूरल एमपीआई तो इतना है, अर्बन इतना है, और हाईएस्ट पॉवर्टी स्टेट कौन सा है? बिहार, फॉलोड बाय झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो ये चीज याद रखना कि बिहार हाईएस्ट है। और लोएस्ट पॉवर्टी केरला, फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। तो ये चीज याद रखना, हाईएस्ट और लोएस्ट कौन है। तो पॉवर्टी जो टर्म है वो डिफाइन सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नारोजी थे 1901 में। उनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था टू डिफाइन पॉवर्टी इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। फिर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी आई 1938 में, और फिर एक बॉम्बे प्लान आया 1944 में। तो इन दोनों ने भी अटेम्प्ट किया था टू डिफाइन पॉवर्टी। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ये फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप 1962 में, फिर डांडे का रथ कमेटी, अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी 2014। तो ये पढ़ लेना ये इनके बारे में। ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने लॉन्च किया। तो इसमें वो नीति आयोग का भी नाम डाल सकते हैं या किसी मिनिस्ट्री का डाल सकते हैं। तो याद रखना कि आरबीआई। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि एक्सेस हो बैंक ब्रांचेस का, नंबर ऑफ एटीएम्स का, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, ये सब, और यूसेज कर सके हम वही क्रेडिट, इंश्योरेंस, कैशलेस, मोबाइल ट्रांजैक्शंस, रेमिटेंसेस, और क्वालिटी फाइनेंशियल लिटरेसी हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, ये सब हो, तो उसको बोल देंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में मैंने बता रखा है, टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री एज रिकमेंडेड बाय आरबीआई अंडर इट्स नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एक नेशनल स्ट्रेटेजी है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि 2019 से 2024 के बीच में है। तो उसी को देखते हुए एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकाला गया है, उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए कि हाँ हम कितने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, कितने पैरामीटर्स पे खड़े उतर रहे हैं। फिर हाँ, तो इट ऑन इन और इनकॉर्पोरेट्स डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज द पेंशन सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड है इसमें। और इट कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन 0 to 100 का स्केल है, जिसमें कि जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन, और 100 इंडिकेट करता है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये कहते हैं। हाँ, तो देर आर, ये देख के बताते हैं। फिर देर आर 3 ब्रॉड पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे निकालते हैं, एक्सेसिबिलिटी, यूसेज एंड क्वालिटी। तो इसके अंदर 97 इंडिकेटर्स है टोटल में। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है डजंट हैव अ बेस ईयर। तो इसका कोई बेस ईयर नहीं है, ये वाली चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या क्या कर सकते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के लिए? एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लो कॉस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एजेंट बेस्ड बैंकिंग, डॉक्यूमेंट सिंप्लीफिकेशन, इंक्रीज टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा। और फिर उससे क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है, बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज, इनकलकेट्स हैबिट्स टू सेव, सेविंग इंक्रीज होगी हमारी, और इंक्रीज्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इंक्रीज होगा, कोई बताएगा? इंक्लूजन हो रहा है तो हेलो।
क्योंकि क्रेडिट मिल पाएगा ना देन। कैसे? जब क्रेडिट मिलेगा लोगों को तो न्यू फैक्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट होंगे ना, तो दे विल एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज वगैरह, इसीलिए। हाँ, मतलब क्या होगा कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है ना कि हैबिट्स टू सेव होंगी, मतलब सेव करने की हैबिट बनेगी, तो सेविंग्स इंक्रीज होंगी बैंक्स के अंदर। फिर बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कहते हैं लैंड करेंगे लोगों को, मतलब जो भी बिजनेस वाले लोग होते हैं, फिर वो इन्वेस्ट करेंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। फिर कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, फिर ज्यादा जॉब मिलेगी तो ज्यादा पैसा आएगा, फिर ज्यादा पैसा आएगा दोबारा से सेव करेंगे, तो ऐसे वो एक सर्कुलर लूप सा बन जाएगा। फिर रिडक्शन इन कैश इकोनॉमी, ठीक है। फिर ये दोबारा से यही आ गया। तो इसमें आरबीआई का एक था नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से 2024। ये क्यों आई थी? टू एक्सपेंड एंड सस्टेन द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस एट द नेशनल लेवल थ्रू अ ब्रॉड कन्वर्जेंस ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो ये याद रखना कि आरबीआई की है, और जो भी स्टेक होल्डर्स है फाइनेंशियल सेक्टर्स के, उन सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस के अंदर लाने के लिए। फिर एक नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन भी लॉन्च की थी आरबीआई ने ही 2020 टू 2025। तो इसमें ये क्या करेंगे कि जो भी वेरियस सेक्शंस है पॉपुलेशन के हमारी, उनको उनके अंदर डेवलप करेंगे नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर विच आर नीडेड टू मैनेज देयर मनी बेटर एंड टू प्लान फॉर देयर फ्यूचर। तो दो स्कीम्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक फाइनेंशियल एजुकेशन, दोनों आरबीआई की है। ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना कि एक का तो 2019 से 24 है, एक का 20 से 25 है। फिर बाय गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है? एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हाँ, तो ये वाली इंपॉर्टेंट स्कीम है। एज ग्रुप क्या है इसमें? 18 टू 50 ईयर्स, हैविंग अ बैंक अकाउंट। ठीक है, तो और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये है 18 टू 70 ईयर्स इनकी टू 70, और एक है अटल पेंशन योजना, तो इसमें है ईयर्स 18 टू 40 ईयर्स। अच्छा, कोई बताएगा कि ये तीनों स्कीम्स कौन सी मिनिस्ट्री की है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना। हाँ, तो तीनों की तीनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की थी तीनों स्कीम्स। और इनके बारे में मतलब पढ़ भी लेना कि जो सुरक्षा बीमा योजना है वो तो एक्सीडेंट वाली स्कीम है, ठीक है, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा इसके अंदर, और ये वाली लाइफ इंश्योरेंस वाली है। और एक है अटल पेंशन योजना, और ये पेंशन योजना में तो ऐसा भी है ना, इसमें एक वो स्टेटमेंट आती है कि अगर जो बेनिफिशियरी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ या किसी को भी पैसे मिल सकते हैं उसके बाद भी। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है अटल पेंशन योजना में। तो इन तीनों स्कीम्स का डिफरेंस पता होना चाहिए कि 18 टू 40 ईयर्स, 18 टू 70 और 18 टू 50, और इनके बारे में मतलब कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है और क्या क्या है ये इनके में। फिर है प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो एक नेशनल मिशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ये मतलब क्या है कि वो टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अफोर्डेबल मैनर। तो जन धन योजना के वो अकाउंट्स वगैरह खुलवाते हैं, तो वो है, तो ये इसके पिलर्स है, 6 पिलर्स ऑफ जन धन योजना। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, माइक्रो इंश्योरेंस, बेसिक सेविंग बैंक्स अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000, और पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो चीज याद रखना जो अटल, ये वाली इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है उनके लिए वो स्कीम है।
ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने कल देखा था, क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपकी लिमिट है 10,000 की, मतलब 20,000 का लोन लेने की, तो उससे ज्यादा अगर आपको बैंक दे रहा है तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी, मतलब वो आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ आप इससे ज्यादा थोड़ा ले लो, कोई नहीं, चल जाएगा। तो ये 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो नंबर्स जो होते हैं ना वो याद रखना, इसके अंदर वो 1 लाख भी कर सकते हैं इसको, कि इतने की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे टू एवरी हाउस होल्ड प्रधानमंत्री जन धन योजना में। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है कि हाँ इतनी इतनी परफॉर्मेंस है, ये सब तो देख लेना। फिर जन धन दर्शक ऐप एक लॉन्च की है। तो ये क्या है, सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है फॉर लोकेटिंग बैंकिंग टच पॉइंट सच एज बैंक ब्रांचेज, एटीएम वगैरह। तो हमें अगर अपने आसपास कोई भी बैंक वगैरह आइडेंटिफाई करना है तो उस सब के लिए। तो इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग विलेजेस विच आर नॉट सर्व्ड बाय बैंकिंग टच पॉइंट्स विद इन 5 किलोमीटर। तो ये वाली चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो भी विलेजेस बैंक के टच पॉइंट में नहीं आते विद इन 5 किलोमीटर, वो भी आइडेंटिफाई करेगी ये वाली ऐप। इट इज बेस्ड ऑन GIS टेक्नोलॉजी। और फिर आता है कुछ की कंसेप्ट है जैसे डेब्ट टू GDP रेशियो। तो इट इज अ रेशियो ऑफ अ कंट्रीज पब्लिक डेब्ट टू इट्स GDP। तो जितना हमने लोन ले रखा है, जितना हमारे ऊपर डेब्ट है विद रिस्पेक्ट टू GDP, तो उसको बोलते हैं डेब्ट टू GDP रेशियो। इट इंडिकेट्स अ कंट्रीज एबिलिटी टू पे बैक इट्स डेब्ट। तो ये इंडिकेट करता है कि एक कंट्री अपना डेब्ट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो हमने ये कल भी देखा था कि जो FRBM एक्ट है उसने मैंडेट किया था डेब्ट टू GDP रेशियो ऑफ द सेंटर टू बी 40% और स्टेट्स का 20% बाय 2024-2025। तो इसमें हमने एक और चीज देखी थी कि जो FRBM रिव्यू कमेटी थी, एक उसका एक और नाम क्या था FRBM रिव्यू कमेटी का? हाँ करेक्ट करेक्ट, NK सिंह कमेटी। तो वो नाम याद रखना, NK सिंह कमेटी। तो वो हमारे अभी वो भी है ना, फाइनेंस कमीशन जो आती है उसके हेड भी है NK सिंह, नंद किशोर सिंह। अच्छा, इसमें क्वेश्चन था, अगर हमारा डेब्ट टू GDP रेशियो है तो हम जो एक कंट्री की एबिलिटी है डेब्ट को पे करने की, वो कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। हाँ, तो क्या बोले सर आप? ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारा डेब्ट टू GDP रेशियो ज्यादा होगा तो कम होगी ना हमारी पे बैक करने की जो कैपेसिटी है। हाँ, तो जैसे अगर डेब्ट टू GDP रेशियो देखो ना आप, कि डेब्ट अपॉन में GDP, तो डेब्ट अगर जितना ज्यादा होगा GDP के रिस्पेक्ट में, तो यस उतना ही यस कंट्री को मुश्किल होगा ना पे करना। हाँ, तो उतना ही मुश्किल होगा कंट्री को पे करना डेब्ट। तो जैसे अभी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान का क्या था कि वो जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था पाकिस्तान, बढ़िया कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन हो गया खराब, तो उनका जो डेब्ट टू GDP रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया। तो चाइना ने उनको वो देना ही बंद कर दिया, मतलब वो प्रोजेक्ट को खत्म बंद कर दिया है, अभी रोक दिया है, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है
पे बैक करने की डेप्ट पाकिस्तान की, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है लगभग। तो वो रीजन था उनका। तो वैसे याद रखना कि अगर डेप्ट टू जीडीपी रेशो बहुत ज्यादा हो जाएगा किसी कंट्री का, तो वो डेप्ट पे ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको लोन ही मिलने बंद हो जाएंगे फिर। तो लोन क्यों ही देगी कोई कंट्री अगर कोई पे बैक ना कर पाए तो। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट टू इट्स एक्सपेंडिचर। तो टोटल इनकम में जो भी टैक्सेस और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट होती है वो सब आते हैं। तो जितना हमारा इनकम है, अगर उससे ज्यादा हमारा खर्चा है, तो हम मतलब नेगेटिव फिस्कल डेफिसिट, मतलब फिस्कल डेफिसिट हमारा ज्यादा होगा अगर हमारा खर्चा ज्यादा है। और अगर हमारी इनकम बहुत अच्छी है और खर्चा थोड़ा कम है, तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। तो देख लो इसकी जो फॉर्मूला है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इनकम में आता है रेवेन्यू रिसीव्ड। तो फिस्कल डेफिसिट से क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है? या तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अब तो क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब उनका उसका जो रिटर्न मिलता है हमें, वो लॉन्ग टर्म के बाद मिलता है, तो इमीडिएट में तो मिलेगा नहीं, तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। फिर आता है लो रेवेन्यू रियलाइजेशन, ठीक है, तो हमारा रेवेन्यू बहुत कम है, तो भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज, तो अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज दिए जा रही है, तो भी गवर्नमेंट का खर्चा तो बढ़ ही रहा है, और उससे कोई फायदा हो भी नहीं रहा गवर्नमेंट को, मतलब कुछ रिटर्न तो आ नहीं रहा, तो वो भी खर्चा बढ़ा रहे हैं। और कुछ जो कंडीशंस होती है, जैसे कोविड में, तो कोविड में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा खर्चा किया था, जैसे हेल्थ सेक्टर में वैक्सीन फ्री में देना, ये सब देना, और दूसरी कंट्रीज को भी भेजा था, तो उस सब में भी गवर्नमेंट का खर्चा था, तो इन कंडीशंस में भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके? शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट होंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डिमांड क्रिएशन। हाँ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है हमारी। क्यों? क्योंकि डिमांड अगर मान लो बढ़ जाए, कि फिस्कल डेफिसिट जैसे अगर ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ सकती है, डिमांड भी बढ़ सकती है। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए क्राउड इन इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट अगर मान लो गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी एक वो मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ गवर्नमेंट कर रहे है तो हम भी करेंगे, तो इस टाइप से। लॉन्ग टर्म में क्या है कि डेप्ट ज्यादा बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का, अगर ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है तो डेप्ट, वही डेप्ट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा डेप्ट लेना पड़ेगा, फिर खर्चा इतना कर रहे हैं तो इतना तो रेवेन्यू है नहीं हमारा, तो डेप्ट लेना पड़ेगा। और फिर हायर इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है इससे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में ये है। तो एक फिस्कल डेफिसिट, एफआरबीएम ने एक्ट ने एक लिमिट सेट की थी फिस्कल डेफिसिट की, वो क्या है? हाँ, तो 3% लिमिट है, याद रखना, फिस्कल डेफिसिट की, हमने कल देखा था। और ऐसे ही एक उससे ही रिलेटेड एक एस्केप क्लॉज करके एक चीज है, वो क्या होता है एस्केप क्लॉज? वो भी फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड है, वो भी हमने कल देखा था। तो काफी बार पूछ लेते हैं एस्केप क्लॉज को टेस्ट सीरीज वगैरह में। तो एस्केप क्लॉज में क्या होता है कि वो उसमें ना, एक जैसे पहले क्या था कि हमें 3% मेंटेन करना होता था फिस्कल डेफिसिट, तो एस्केप क्लॉज एक अमेंडमेंट लेके आए थे हम 2017 में, फिस्कल जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है 2003 वाला, उसमें हमने एस्केप क्लॉज को ऐड किया था। उसका क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई, अंडर सर्टेन कंडीशंस, जो गवर्नमेंट है वो उसको फिस्कल डेफिसिट को फॉलो नहीं करना है, मतलब जो 3% की लिमिट है ना, वो उससे ज्यादा या कम भी जा सकती है। क्यों? जैसे अभी कोविड चल रहा था, तो अब इतना पैसा तो जनरेट हो नहीं रहा था, क्योंकि टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं हो रहे थे। अब टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो रहे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो हो गया कम, और खर्चा करना है गवर्नमेंट को ज्यादा कोविड के टाइम पे, तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो डेप्ट लेना पड़ेगा। अब डेप्ट लेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट की ना बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब 9% के करीब 6% पे आ गया है, लेकिन उसकी लिमिट सेट की गई 3%। तो जो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कि हम 3% से 9% तक पहुंच गए हैं,
इतना ज्यादा हो गया है, हमने क्यों लिमिट नहीं किया। तो वो वाली जो चीज है वो एस्केप क्लॉज है कि हम उस कंडीशन से एस्केप कर सकते हैं। तो वो चीज है एस्केप क्लॉज में। फिर आगे चलते हैं स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर बाइफर्केशन। तो अभी गाइडलाइंस आई है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि रिलीज करी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो ये जो न्यू गाइडलाइंस है ये क्या बोलती हैं? फॉर द प्राइवेटाइजेशन, मर्जर, क्लोजर, सब सिडराइजेशन ऑफ नॉन स्ट्रेटेजिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू इम्प्लीमेंट ये वाली पॉलिसी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हो गवर्नमेंट का, इंट्रोड्यूस कंपटीशन, मार्केट डिसिप्लिन, एनकरेज वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप। तो ये सारे इसके वो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्या क्या सेक्टर्स है जो इस पॉलिसी के अंडर कवर किए गए हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल, अदर मिनरल्स। तो ये सारे सेक्टर्स याद रखना कि ये जो नई गाइडलाइंस आई है इसके अंडर है। तो हम डिसइन्वेस्टमेंट करते ही इसीलिए है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उस पर थोड़ा बर्डन कम आए, मतलब उसको इतने सरदर्दी ना लेनी पड़े और प्राइवेट सेक्टर पे डाल दे। और प्राइवेट सेक्टर का काम भी मतलब अच्छा ही होता है। अच्छा, फर्स्ट ट्रेन कौन सी थी जो प्राइवेट सेक्टर ने चलाई थी इंडिया में? उसका क्या नाम था? हाँ, वंदे वंदे भारत। भारत, तेजस एक्सप्रेस नहीं थी? तेजस, या या हाँ, तेजस एक्सप्रेस करके थी। वो लखनऊ से, दिल्ली से लखनऊ चलती थी, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चल रही थी। लखनऊ से शायद और कहीं तक इलाहाबाद शायद। फिर उसके बाद है एक आई टेट ई द्वार। तो ये क्या है? ई फाइलिंग पोर्टल है फॉर इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये इसका फुल फॉर्म है, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो उसके लिए एक ई फाइलिंग पोर्टल डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो ये चीज याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो ये वाली चीज वो पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो क्या लॉन्च किया है ये? फॉर द एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ आईटेट। जो भी हमारे इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल है उनकी डे टू डे वर्किंग जो है उसको एनहांस करने के लिए, और फॉर द अदर बेनिफिट्स लाइक इकोनॉमाइजेशन ऑफ यूज ऑफ पेपर, सेविंग इन कॉस्ट, रेशनलाइजेशन ऑफ फिक्सेशन ऑफ केसेस, ये सब। तो जिससे कि हमारे केसेस जो है वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो उसके लिए ये, तो बस इसमें यही चीज याद रखना कि एक तो इनकम टैक्स इसकी फुल फॉर्म और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। फिर आता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो पोएम करके एक चीज है, ये पोएम फुल फॉर्म है इसका, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अभी क्या हो रहा है कि विद इंक्रीज्ड एक्सोडस ऑफ बिजनेसेस एंड फैमिलीज बाय HNI इंडिविजुअल्स पोस्ट कोविड-19, द रिस्क ऑफ फ्लोटिंग पोएम हैज इंक्रीज्ड। तो क्या है ये पोएम? इट इज डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole in substance made। तो जो ये पोएम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि जो भी की डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस वो सब लिए जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो हम थे सप्लीमेंट, मेंशन है आर्टिकल 115। तो ऐसे ही एक होती है जो ग्रांट्स होती है फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। तो वो वाली कौन सी ग्रांट्स होती है, उसको क्या बोलते हैं?
स्टैट्यूटरी ग्रांट्स होता है एक 275 में, एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होता है। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है ना, ऐसे ही एक ये तो एडिशनल ग्रांट्स है, एक अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट होती है, उनको क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्शनल। वो वोट ऑफ क्रेडिट नहीं होती क्या? वोट ऑफ क्रेडिट फॉर अनफोर्सिन या एक्सपेंडिचर। हाँ, तो वोट ऑफ क्रेडिट, और तो वो सब है ना वाले में, वो याद रखना, वो टाइप इम्पोर्टेंट है। वो शायद एक टेस्ट सीरीज में भी ऐसे पूछ ली थी, विजन वाली में है। टू मेजर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटीज ग्लोबली। तो ये आता है लॉरेंस कर्व के अंदर। तो लॉरी को, ठीक है, तो ये जो है, ये तो इनकम है हमारी, ये वाले एक्सिस पे, इस वाले एक्सिस पे पॉपुलेशन। तो अगर मान लो कि 100 लोगों के पास इतना पैसा है, मतलब बराबर बराबर टाइप है, तो ये वाली लाइन बनेगी, जो ये सीधी सी लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन बनेगी। अगर इनकम इनइक्वालिटी कम है लोगों के पॉपुलेशन में हमारी, तो सीधी सी लाइन बनेगी। अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि कम, मतलब ज्यादा रीजन होता है। तो जो ये कर्व बन रहा है ना, लॉरेंस कर्व, और जो आइडियल हमारी, क्या मेजर करता है वो हमने देख लिया। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करता है इन द पॉपुलेशन, ठीक है। और गिनी कोफिशिएंट की रेंज क्या है? फ्रॉम 0 to 1।